पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कर रहे थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हमने आपको पढ़ाया। हमने आपको डिटेल में अंडरस्टैंड कराया कि सेंटर और स्टेट के बीच में काफ़ी मुद्दों पर कन्फ्लिक्ट हैं। हमने टोटल 12 पॉइंट इसके ऊपर डिस्कस किए और वो पॉइंट्स में ऑटोमेटिकली ही ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि नेचुरली फिर अगर इन कन्फ्लिक्ट्स को ये हॉर्न कैसे हैं यार, आज भी ऐसे हॉर्न चल रहे हैं। नेचुरली इन पॉइंट्स को, इन कन्फ्लिक्ट्स को अगर अपन रिजॉल्व करने पे आएँ तो जितनी भी बाद में कमीशंस और कमेटीज़ बनी एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन को और भी कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेटेड बनाने के लिए, तो वो उन्हीं कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने वाले सॉल्यूशंस देंगे। कन्फ्लिक्ट्स अगर आपने किए हैं तो आपको रिकमेंडेशंस तो उन कमेटीज़ की ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी। सभी तरह के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जिन्हें आप करंट अफेयर के तौर पे भी जानते हैं, अब हर तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स और एक कंस्ट्रक्टिव आंसर राइटिंग के लिए, चाहे जनरल स्टडीज़ की बात करें या अगर आपने पॉलिटी रखा है एज एन ऑप्शनल, या आपको कोई ऐसे आता है इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, तो फॉर दैट आपको इस टॉपिक पे पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। वरना आप कभी भी ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और ना ही वो इंटरव्यू और मेंस के आंसर्स कर पाएंगे। उसी अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अलग अलग कमीशंस कमेटीज़ आएंगी। हम समझते हैं सबसे पहले 1966 का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस, उनके तहत दी गई रिकमेंडेशंस। ओके, देखिए 1967 तक तो इशू आया ही नहीं था। मैंने आपको बताया था कि केंद्र और राज्य में लगभग एक ही पार्टी की सरकार चल रही थी, लेकिन फिर 1966-67 के अराउंड जाकर के ये हुआ कि 9 राज्य ऐसे थे जिनमें गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई। इसके बाद ही उन स्टेट्स ने अपनी पावर्स को अपने लिए यूटिलाइज़ करना चाहा, अपनी ऑटोनॉमी के लिए डिमांड करनी शुरू की और कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन प्रोविजंस को अपने स्टेट की ग्रोथ के लिए, अपने इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन के लिए यूटिलाइज़ करना चाहा और फिर सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स उभर करके आए। फिर उसी समय में आपको ये कमीशंस और कमेटियाँ गठित होती हुई नज़र आती हैं। इसमें से 1966 का ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है, इसके 6 मेंबर्स उस समय में हुए हैं। टोटल 6 मेंबर हुए हैं। इसके चेयरमैन, नेचुरल सी बात है, मोरारजी देसाई। आपको पता भी होना चाहिए, जब जनता पार्टी की सरकार बनी इमरजेंसी के बाद 1977 के अराउंड, उस समय भी मोरारजी देसाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। ये कांग्रेस का एक बहुत अहम अंग भी हुआ करते थे मोरारजी देसाई। कांग्रेस के ही भीतर जब सोच में परिवर्तन होने लगे, मोरारजी देसाई उस परिवर्तन के एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर जाने गए हैं। तो मोरारजी देसाई इसके शुरुआती चेयरमैन थे, बाद में इन्हें बदल दिया गया और इनकी जगह चेयरमैनशिप चली गई के हनुमंथैया के पास। तो इनके बाद चेयरमैनशिप गई के हनुमंथैया के पास। इसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के तहत एक स्टडी टीम बनाई गई थी जो सेंटर स्टेट के कन्फ्लिक्ट्स को स्टडी करे, उनके रिजॉल्व्स प्रेजेंट करे। और वो स्टडीज़ टीम जो थी, वो स्टडी टीम की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो MC सेतलवाद, आप इसे इंग्लिश में सेटलवैड कह लें, वैसे ये MC सेतलवाद हैं। तो MC सेतलवाद के तहत एक स्टडी टीम का गठन किया गया था। अक्सर अखबारों के लेख में, योजना में आए हुए आर्टिकल्स और अदरवाइज़ आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने ये अच्छे से स्टैटिक में पढ़े हों, आप बड़ी ईजिली ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में अंडरस्टैंड कर जाएंगे। रिपोर्ट प्रेजेंट करने का काम 1969 में हुआ। तो 1966 में ये गठित हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन और 1969 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है। टोटल 22 रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की थी और ये क्लियर कट आस्पेक्ट में आपको बता दूं कि इनकी सभी की सभी रिकमेंडेटरी कैरेक्टर की थी, यानी कि एक तरह की एडवाइजेस हैं। ये डिपेंड करता है कि इन्हें अपनाया जाए कि ना अपनाया जाए। और जितनी भी रिकमेंडेशंस थी, इसकी एक भी रिकमेंडेशन नहीं मानी गई। तो गठन तो किया गया लेकिन मानी नहीं गई, क्योंकि माननी तो यहाँ पर केंद्र सरकार को ही थी। उसी स्तर पर हम समझते हैं क्या क्या रिकमेंडेशंस थी। सबसे पहले देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 263 शुरू से है और उस 263 के तहत ये कहा गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये मानती थी कि देश में केंद्र राज्य के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट और स्टेट्स के बीच में, स्टेट एक तरफ और सेंटर और कुछ स्टेट्स आपस में एक तरफ, इस तरह से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स तो होते ही रहेंगे। इनके लिए ये चीज़ें पहले ही कोऑपरेटिव बना दी जाएँ, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके चलें। उसके लिए हमें कुछ खास तरह के इंस्टीट्यूशंस की नीड होगी। उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के तौर पर देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की बात आती है, वो है इंटरस्टेट काउंसिल। तो आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल्स की बात करता है, लेकिन उसकी आर्टिकल के तहत इंटरस्टेट काउंसिल एक परमानेंट बॉडी नहीं है। राष्ट्रपति जब इसे चाहते हैं तब इसे गठन करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए। तो ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है, बट अगर ये बनेगी तो इसका एक प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में गिवन है। इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर मैं अभी
नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे। अभी जो टॉपिक आपका चल रहा है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस है, लेकिन जब आप इंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे उसमें इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स पढ़ेंगे, इंटर स्टेट काउंसिल्स पढ़ेंगे, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ेंगे और जोनल काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चारों के चारों मुद्दे बहुत गहन और मजबूत मुद्दे हैं, इन पर बहुत सारे करंट अफेयर के टॉपिक आते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से डिटेल में कराऊंगा। जैसे ही हमारी अप्रोच है टिल डेट अपडेट, रिसेंटली जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं वो भी ऐड कर देंगे। लेकिन इंटरस्टेट काउंसिल का प्रोविज़न 2863 में है, इसके लिए बात की गई कि इसे गठित किया जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 ने क्या कहा कि इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं क्योंकि आगे वाले लेक्चर में पढ़ाने ही वाला हूँ कि ये काउंसिल क्या है, इसलिए उस पर अभी चर्चा करनी उतनी ज़रूरी भी नहीं बनती। इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इनमें वो 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि वो 2 यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनके मुख्यमंत्री भी होते हैं, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी। और इसमें सभी बाकी की यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रेजेंट होते हैं। इसमें कैबिनेट के 6 मिनिस्टर इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर होते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। और इसमें जिन जिन स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा हो उस स्टेट के गवर्नर भी रिप्रेजेंटेड होते हैं, अदरवाइज गवर्नर रिप्रेजेंटेड नहीं होते। तो देखिए मैंने आपको क्लियर ही बता दिया एक बड़ा सा क्वेश्चन। इसमें प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, इसमें कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो 2 यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनके भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, और इसमें जिन जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा उसके गवर्नर भी रिप्रेजेंटेड होते हैं। इनसे मिलकर के तो आपने देखा ये कितनी बड़ी बॉडी है। लुक एट द साइज ऑफ द बॉडी, ये बहुत बड़ी बॉडी है। इसके तहत इसका महत्वपूर्ण रोल है केंद्र राज्य के बीच में संबंधों को सौहार्दपूर्ण तरीके से चलाना, एक दूसरे के साथ सहभागिता निभाना, कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, इसको बनाया जाए, इसकी बात की गई। इसका गठन नहीं हुआ। और आपको मैं बता दूं, जनता दल की सरकार जब बनी वीपी सिंह के समय में 1990 में, तब जाकर के पहली इंटरस्टेट काउंसिल बनी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली आर्टिकल 263 के इसका प्रोविज़न था। लेकिन पहली इंटरस्टेट काउंसिल कब बनी? देश में जाकर के 43 साल बाद आज़ादी के और संविधान लागू होने के 40 साल बाद। वो कब बनी? वीपी सिंह के समय जनता दल के तहत पार्टी के तहत जब उनकी सरकार बनी थी। ओके, तब जाके इंटरस्टेट काउंसिल अपन को पहली बार मिली है। और उसके बाद भी इनकी मीटिंग्स नहीं होती रही रेगुलर, क्योंकि प्रेसिडेंट जब चाहे ये बना सकता है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए। दूसरी रिकमेंडेशन इन्होंने दी कि ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट की जाए गवर्नर की पोस्ट पर जो पर्सन्स हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉन पार्टीजन एटीट्यूड ऑफ अ गवर्नर। ऐसे पर्सन को आप अपॉइंट करिए गवर्नर की पोस्ट पर। देखो, गवर्नर की पोस्ट है ये इन्होंने माना, एक पोस्ट एग्जिस्ट करती है, एक पर्सन एग्जिस्ट करता है, ये इन्होंने माना। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसे पर्सन अपॉइंट किया जाए जिनका लॉन्ग पब्लिक स्फेयर में एक एक्सपीरियंस रहा हो, एडमिनिस्ट्रेशन का लंबा अच्छा खासा अनुभव रहा हो और नॉन पार्टीजन एटीट्यूड उनका रहा हो। ऐसे लोगों को आप गवर्नर की पोस्ट पर नियुक्त करें। आपने देखा है कि मोस्टली पार्टीज़ क्या करती हैं, पार्टीज़ जिस भी किसी आइडियोलॉजिकल आउटफिट के साथ कनेक्टेड होती हैं ड्यू टू एनी रीजंस, वो उन संगठनों को प्लीज़ करने का काम होता है। मेनली गवर्नर की अपॉइंटमेंट्स इस तरह से यूज़ की जाती हैं। रिटायर्ड पर्सनल्स को भी सर्व किया जाता है एज अ गवर्नर, लेकिन जिन सीएम जो किसी जगह पर अगर सीएम थे और वो हार गए, जैसे उदाहरण मिलता है अगर आप कांग्रेस के समय में देखेंगे तो शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने हराया था एक मुख्यमंत्री के तौर पर। तो अब अगला प्रश्न मेरा ये है कि फिर उसके बाद वो कहाँ गई? उन्हें केरल की गवर्नर बनाया गया। देखिए, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हारी थी, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पर लड़ रही थी, वो मुख्यमंत्री थी वो मौजूदा, ऐसे में एक इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को हराने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद आपने उन्हें केरल की गवर्नर लगाया, राज्यपाल लगाया। तो इससे ये हो जाता है कि जो हमारे कई बार डिसइंचेंटेड पॉलिटिशियन होते हैं, पहले मंत्री रह चुके होते हैं या जिनको वादा किया होता है मंत्री पद देना है, उनके पीछे की जो पूरी लॉबी है उसे एज ए वोट बैंक हमें यूज़ करना है, तो कुछ नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा है, उन्हें गवर्नर बना रहे हैं अपन। तो इस तरह के कुछ पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल आउटफिट जिनसे हम बिलोंग कर रहे हैं उनको गवर्नर बना रहे हैं। जो पहले मंत्री थे या जिन्हें मंत्री बनाने का वादा दिया था, जिन्हें टिकट देने का वादा किया था, कुछ नहीं हो पा रहा है, उनको अपन गवर्नर बना रहे हैं। इस तरह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि गवर्नर एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है स्टेट की पॉलिटिक्स में, क्योंकि स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर है और उसे राष्ट्रपति से भी कुछ ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं, और स्टेट की लॉ मेकिंग प्रोसीजर हो या स्टेट की एग्जीक्यूटिव एक्शंस हों, उनमें गवर्नर की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंटली कनेक्टेड की गई है। एक तरह से गवर्नर एजेंट के तौर पर स्थापित हो रखा है राज्यों में। एक तरफ वो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड भी है, एक तरफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है बहुत बड़ी, दूसरी तरफ वो प्योरली सेंटर के एजेंट के तौर पर भी काम कर सकता है।
क्योंकि वो प्रेसिडेंट के ही द्वारा अपॉइंटेड होता है और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपॉइंटेड रहता है, यानी कि वो तभी तक रहता है जितनी देर तक प्रेसिडेंट चाहते हैं। जब चाहे प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं उन्हें ऑफिस से और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसकी वजह से कहा गया है कि एक नॉन पार्टीजन यानी कि जो पर्सन अनबायस्ड हो, जो बायस ना हो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति, ऐसे पर्सन को राज्यों में गवर्नर के तौर पर अपॉइंट करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। कन्फ्लिक्ट्स के तहत मैंने ये बहुत अच्छे से समझा दिया था, इसलिए रिकमेंडेशन अब आपको ईजिली समझ आ गई है। अगला है डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू द स्टेट्स। राज्यों को काफ़ी हद तक शक्तियाँ दे दी जाएँ, लेकिन आपने ये देखा था कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पहले से ज़्यादा बड़े हैं। दूसरी तरफ आपने देखा था कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट भी बड़े हैं, लेकिन अगर किसी लिस्ट के सब्जेक्ट घटे हैं तो वो स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट घट गए, कॉन्करेंट के बढ़ गए, क्योंकि कॉन्करेंट में भी जो ओवर आर्किंग पोजीशन है वो सेंटर की होती है, फिर पार्लियामेंट की। दूसरी तरफ यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में तो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी पार्लियामेंट की है। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट भी आपने बढ़ा दिए, स्टेट के घटा दिए। और उसके बाद भी आपने देखा कि स्टेट के लिस्ट में गिवन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी, स्टेट लेजिस्लेशन पर भी सेंटर को कितनी शक्तियाँ, 5 ऐसी परिस्थितियाँ बताई गई जिसमें पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में गिवन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लॉ बना सकती है। और हमने ये भी देखा कि अगर मान लीजिए कि वो 5 कंडीशंस नहीं है और सेंटर यानी कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में गिवन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ नहीं भी बना रहा है, तो भी स्टेट लेजिस्लेचर में ही अगर लॉ बन रहा है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, तो स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर भी सेंटर का कंट्रोल है बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। बहुत से बिल हैं जिसके लिए, जैसे प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर कंसिडर कर सकता है, रख सकता है। बहुत से ऐसे बिल हैं जो प्रायर रिकमेंडेशन से ही प्रेसिडेंट के पेश होंगे, और बहुत से ऐसे बिल हैं जो प्रेसिडेंट कह सकते हैं गवर्नर को कि आप मेरी कंसिडरेशंस के लिए रख लीजिए, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौर पर मनी बिल और बाकी चीज़ें। तो मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ राज्यों को दे दी जाएँ। एक तरफ जो फेडरल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है कंट्री में, जो कि इम्प्लिसिट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राज्यों की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो फेडरल सिस्टम प्योर वर्जन में एग्जीक्यूट हो जाए और स्टेट्स जो हैं काफ़ी हद तक ऑटोनॉमस हो जाए, एक लेवल पर एक सॉवरेन स्फीयर में चले जाए, और सेंटर सिर्फ और सिर्फ कुछ मुद्दों तक, जैसे कि आप सही मायने में माने तो सेंटर किन मुद्दों तक सीमित रह जाए। मैं नहीं कह रहा कि ये बात एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने की, आगे जाके सुनेंगे। सेंटर सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशंस, करेंसी, इन चीज़ों तक, डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये 4 से 5 मुद्दों तक सेंटर रह जाए, बाकी सारी शक्तियां जो है वो राज्यों को दे दी जाएं, स्टेट ऑटोनॉमस वे में बिहेव करें, एक तरह का प्योर फेडरल सिस्टम जैसा होता है। आई बात समझ में? वो ये चाहते हैं कि ऐसा स्थापित हो, तो इसलिए कहा गया है कि डेलीगेशन ऑफ पावर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू द स्टेट्स दे दी जाए। ट्रांसफरिंग ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी अपॉन द सेंटर। अक्सर ये देखेंगे आप, आगे जाकर के देखेंगे वेस्ट बंगाल रेजोल्यूशन आएगा, उसमें ये सरेआम लिखा होगा कि जितना भी सेंटर स्टेट के बीच में जो भी सारा का सारा रेवेन्यू है, सीधे सीधे डायरेक्टली 75% स्टेट्स के पास आ जाए, बस चुप करके 25% ही सेंटर रखे, और सेंटर 4-5 मुद्दों में डील करे, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी, बस बाकी 75% जो है वो राज्यों के पास चला जाए। तो यही कहा जाता है कि बहुत सारी टैक्सेशन की स्कीम ही ऐसी है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस तो सेंटर लिवाई कर रहा है, कलेक्ट स्टेट कर रहा है और बढ़ रहा है सेंटर स्टेट के बीच में, या कलेक्ट भी सेंटर ही कर रहा है और बांट रहा है सेंटर स्टेट के बीच में, या फिर कलेक्ट सेंटर कर रहा है, दे स्टेट को रहा है, लिवाई भी सेंटर नहीं किया। कुछ ही ऐसे टैक्सेस हैं जिनको लिवाई भी स्टेट करता है, कलेक्ट भी स्टेट करता है और रखता भी खुद अपने पास है। तो एक तो जो हेडिंग्स ऑफ द टैक्सेस हैं वो कम है, स्टेट्स के पास, सेंटर के पास ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ इसमें ये कहा गया है कि उसके ऊपर भी सेंटर के पास अथॉरिटी है, क्योंकि आर्टिकल 280 के तहत जो फाइनेंस कमीशन है वो भी एक परमानेंट बॉडी नहीं है, उसे भी प्रेसिडेंट चाहे तो गठित कर सकते हैं, और फिर फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस भी बाउंड नहीं है, वो एडवाइजरी कैरेक्टर की है। और फाइनेंस कमीशन के तहत फिर जो रिकमेंडेशंस, मान लीजिए जो प्रपोर्शन बताया गया है सेंटर के द्वारा स्टेट को, उसे बजट के सेशन के तहत पास होना होता है, पार्लियामेंट में पास होना होता है, उसके बाद फिर वो लीगल हो जाता है, वो एक अलग कैरेक्टर है। अदरवाइज सब कुछ रिकमेंडेटरी कैरेक्टर के तौर पर चलता है, और उस फाइनेंस कमीशन का गठन भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली उन्हीं के कहने पर करेंगे। तो इस तरह से वो ये कहते हैं कि ये एक तरह से कंट्रोल किया जाता है, फाइनेंशियल स्फीयर को कंट्रोल करके स्टेट की इंडिपेंडेंस को। इससे कोई फ़ायदा नहीं है एक फेडरल सिस्टम के एग्जिस्ट करने का, स्टेट एग्जिस्ट करते हुए भी नॉन एग्जिस्टेंट सा फील करते हैं, और इस पर भी सेंध लगा दी केंद्र ने प्लानिंग कमीशन बना करके, क्योंकि मेजॉरिटी प्रोपोर्शन जो जाना है पैसों का केंद्र से राज्य को, वो प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन के तहत जा रहा है। जो सेंट्रल के ऊपर बाउंड नहीं है वो डिस्क्रिशनरी होती है, और सेंटर अब राजकर्मी को ऐसे देख रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं वो अभी भी ऐसे देख रहा तो पढ़ भी रहा। तो कुल मिलाकर के वो इस तरह से दिया जा रहा है कि वो पब्लिक पर्पसेस के लिए दिया जा रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विल कमांड द स्टेट
कि आपको इस फील्ड में काम करना है, तो स्टेट ये फील करते हैं कि हमें हमारे राज्य की प्लानिंग खुद करने की आज़ादी नहीं रहती। हम ये नहीं तय कर पाते कि जिन क्षेत्रों में हमें निवेश करना है और कैसा विकास करना है। केंद्र हमें पैसे देने के नाम पर एक लेवरेजिंग स्टैंड लेता है अपना, और हमें गाइड करता है, एक तरह से हमें कोएर्सिव मेजर्स अपनाता है कि पैसा मिलेगा लेकिन इस क्षेत्र में काम करिए, पैसा आपको मिलता जाएगा। ये ठीक नहीं है। तो फाइनेंशियल स्फेयर में राज्यों की इंडिपेंडेंस को बढ़ाना चाहिए। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज इन द स्टेट ईदर ऑन देयर रिक्वेस्ट और अदरवाइज, ये है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था सेंट्रल फोर्सेस को अक्सर डिप्लॉय कर दिया जाता था राज्यों में, राज्यों की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को और वहाँ की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को हैरास करने के लिए। तो वहाँ पर केंद्र, आपको पता होगा तो कुछ समय पहले आपने ये चीज़ बड़ी हाईलाइट होकर देखी होगी, वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा आर्मी रस्तों पर नाकों पे खड़ी हो गई थी, आके अलग अलग नाकों पे खड़ी हो गई थी, व्हीकल्स को चेक किया जा रहा था। ये सारी ममता बनर्जी ने इस पर बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन दर्ज की थी कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग अराउंड, ये क्या हो रहा है, सारे नाके हमारे, सारे टोल हमारे, यहाँ पर आकर के आर्मी खड़ी हो गई। तब आपने देखा होगा केंद्र ने बहुत तब समझाना चाहा कि आर्मी ने भी कहा कि इट इज़ अ वेरी वेरी रूटीन एक्सरसाइज। हम जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस से गुजरने वाले स्टेट्स हैं जिनसे कि बॉर्डर्स को रोड जाते हैं, हम वहाँ पर उन सड़कों पर ये रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि हमारी जो हमारी आर्मी के जो मेंबर है, यानी कि जो हमारा स्टाफ है, वो अडेप्ट हो इस सिस्टम के साथ। क्योंकि कल को अगर किसी तरह की वॉर होती है या कहीं पर मार्शल लॉ लगता है या कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, तो कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स हम ही को कंट्रोल करने हैं, रोड सिस्टम हम ही को, ट्रैफिक सिस्टम हम ही को देखना है। क्योंकि फिर उस समय तो आवाजाही होगी आर्मी ट्रक्स की और उन चीज़ों की, फिर आप उस समय वो फ्रीडम्स भी एनक्रोच हो जाती हैं, आपको साइड होना पड़ता है। तो इट इज़ अ वेरी रूटीन प्रैक्टिस। हम कुछ समय तक ये करेंगे और हम करते ही हैं, फिर हम चले जाएंगे। इट इज़ नॉट एट ऑल अ काइंड ऑफ एनक्रोचमेंट। बट हो हल्ला बहुत ज़्यादा मचा था कि ये केंद्र एक तरह से फेडरल सिस्टम को हार्म कर रहा है, राज्य को डरा रहा है, स्टेट को डरा करके उसे एनक्रोच करना चाह रहा है, सेना का डर दिखाया जा रहा है तब। और ये 2 हफ्ते चली थी मेरे ख्याल बड़ी मुश्किल से, और फिर वो अपने आप चले गए थे। और फिर लेकिन ये है तो रूटीन एक्सरसाइजेज, ये होता है। लेकिन उस समय माहौल ऐसा बना हुआ था कि ममता बनर्जी ने एक स्टैंड ले रखा था। आपको पता होगा कि बहुत ज़बरदस्त प्रकरण चला था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कन्हैया कुमार का, उन दिनों की ये मैं सारी बातें बता रहा हूँ आपको। उस समय में ममता बनर्जी भी एक तरफ से बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रही थी प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एक्शंस को। तो उस समय में ये गतिविधि जब हुई तो ये लगाया गया कि एक राज्य को और उसके मुख्यमंत्री के सामने के डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, सेंट्रल अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है। आई बात समझ में? पहले ये इवेंट्स बहुत होते थे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल हो जाना, डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हो जाना। लेकिन फिर समय के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, उन जजमेंट्स के तहत आज ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए आपको, वो बुलाएंगे तो आप सेंट्रल आर्म फोर्सेस और सेना वहाँ पर भेजेंगे। जैसे ही ऑर्डर रिस्टोर होता है, इमीडिएटली आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को यानी कि सिविल अथॉरिटी को वापस से सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे करके वहाँ से वापस निकल जाना है। ये प्रावधान है। क्या लिखा है लास्ट में? नो एक्शन वाज टेकन। किसी एक सिंगल रिकमेंडेशन पे भी कोई एक्शन टेकन हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी तो राजनीति ही बड़ी उलझी हुई थी। और आपको पता भी होना चाहिए इस समय में क्या हुआ। इस समय में हुआ ये कि जो कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट ग्रुप हुआ करता था, उनको ऐसा लगता था कि अब हम गुड़िया को बैठाएंगे। गुड़िया उनके मुताबिक इंदिरा गांधी होती थी, गुड़िया बैठी भी थी इस समय में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हुए, फिर उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ, फिर गुड़िया को बैठाया उन्होंने। गुड़िया बैठी तो गुड़िया ने बैठने के बाद फिर अच्छे से सब कुछ समझ लिया, सारा सिस्टम समझ लिया। फिर जब गुड़िया ने 1969 के अराउंड सिंडिकेट से पीछा छुड़ाने के लिए, यानी कि कांग्रेस के ही पुराने कद्दावर नेताओं से कांग्रेस को मुक्त कराने और अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करनी चाहिए, जब तो उन्होंने देखा कि जनता का समर्थन चाहिए, उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन किए, सोशलिस्ट एक्ट बड़े ज़बरदस्त किए, प्रिवी पर्सेस का अंत कर दिया 1971, और भी बहुत सारे एक्ट्स लेकर के आए। लैंड सीलिंग्स यानी कि अर्बन एरियाज़ में प्रॉपर्टी के ऊपर सीलिंग लगाने का काम किया। मतलब उन्होंने ये स्थापित किया कि धन धनाढ़ लोग, राजघराने, राजवंश लोग, ये सारे मैं जनता के हित में हूँ। तो आपने देखा 1971 का नारा भी था, गरीबी हटाओ। तो इस तरह से उन्होंने एक्ट किए, इसलिए उन्होंने समय से पहले चुनाव भी करवा दिए। उन्होंने समय से पहले चुनाव भी करा दिए 1971 के दौर में। उनको लगता था कि मेरे एक्ट इतने का ज़बरदस्त हो गए हैं कि मैं इलेक्शन इस बार पक्का जीतूंगी। तो वो समय के पहले चुनाव हुए। उन्हीं चुनाव में जब नज़र आ रहा था कि हार हो सकती है, तो एक लेवल पर इलेक्शन में धांधली भी हुई और गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ किया गया। उसी को ही राजनारायण ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण के भाई ने चैलेंज किया था, क्योंकि वो इनके ऑपोजिट खड़े थे। और उसी चैलेंज पे निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया था कि हाँ, ये प्रूवन है कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में मिस यूज़ किया है गवर्नमेंट मशीनरी का। इसकी वजह से इनकी
जो पोजीशन है वो रद्द की जाती है। इसे ही सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो डिसीजन है वो तो ये है, लेकिन एक पॉइंट के लिए हम स्टे लगा रहे हैं, अब हाजिरी लगा सकती हैं, जब पार्लियामेंट जा सकती है, वोटिंग नहीं कर सकती, बाकी चीज़ें। तब इंदिरा गांधी ने कहा मैं इतने टंटे नहीं सहती, इतनी नोटंकीपंथी मेरे सामने नहीं चलेगी, सिस्टम बदल देंगे अपन, चलो कोई बात नहीं, पहले इमरजेंसी लगाओ फिर सिस्टम बदलेंगे, बाकी जो संविधान के वाया जितना बदलना है वो फिर अपन बदलेंगे। और आप सबने देखा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या क्या नहीं बदल के रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली, इसलिए उसे नाम दे दिया गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर बाद में जनता पार्टी सरकार आई, उन्होंने आकर के 43rd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत वापस से अनडन कर दिया सारा कुछ जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने किया था। तो कुल मिलाकर के आर्म्ड फोर्सेस को पहले डिप्लॉय करने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा चला करती थी, यही कहा गया कि ये नहीं होना चाहिए। ओके, और उस समय में दौर कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग इतनी चल रही थी, इंदिरा गांधी का एक कैरेक्टर ऐसा था, द स्ट्रॉन्ग पर्सोना वाज दैट। एक लेवल पे लोगों ने चीयर भी बहुत किया जब बांग्लादेश बनवाया, है ना, स्ट्रॉन्ग पर्सन ही ये कर सकता है, 1971 की बात है। एक लेवल पे बहुत बोल्ड स्टेप भी लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट, ईस्ट पाकिस्तान में अपनी सेनाएं उतार करके उसके पाकिस्तान के एक अंग को ही पूरी तरह से समर्थन कर दिया कि अलग हो जाओ, वो अलग हो गए, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, वो बांग्लादेश हो गए। तो ये सारे स्टेप्स तो बहुत बोल्ड भी थे। और उसके बाद आप सबको पता है पोखरण भी हुआ, शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट भी किया गया, ये भी बड़ा बोल्ड था। उसी कारण न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एग्जिस्टेंस में 1974 की ये बातें हैं, भारत के ऊपर सैंक्शन भी लगा था। तो एक तरफ बहुत से बोल्ड स्टेप्स भी हुए, लेकिन एक तरफ इन फाइटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। सेंटर उस समय ऐसी रिकमेंडेशन स्वीकार ही नहीं कर सकता था जो स्टेट को इतना इंपॉर्टेंस बनाए। कारण ये दिया जाता था कि कंट्री अभी बड़ी फ्रेजाइल चल रही है, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी स्टेक पे लगी हुई है, क्योंकि अभी 1962 देखा हमने, अभी 1962 इंडो चाइना, 1965 पाकिस्तान, और अभी 1971 हो रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अभी शिमला समझौता किया है हमने पाकिस्तान के साथ। तो ये उस समय में सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी ज़्यादा रैम्पेंट चल रही थी। और एक तरफ इंदिरा गांधी अपनी शख्सियत बड़ी कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड इंसर्ट हो रहे थे, सोशलिस्ट वर्ड ऐड हो रहे थे, और इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया वर्ड ऐड हो रहा था। तो एक वोट बैंक सिस्टम स्ट्रॉन्ग, जैसे कि रूरल एरिया और गरीब लोग, महिलाएं, इनको साथ जोड़ा जा रहा था। राज्यों को स्वायत्तता दे इस विषय में सोचा नहीं जा रहा था, क्योंकि राज्यों को स्वायत्तता देना मतलब कांग्रेस से जन्मे जो कांग्रेस के विरोधी, जो इंदिरा के विरोधी, या जो इंदिरा को और कांग्रेस को डिरेल करना चाहते हैं, वो लोग ही हैं जो राज्यों की स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, ऐसा इंदिरा को लगता था। तो वो उस दौर में तो हुआ ही नहीं। आ गई बात समझ में? लेकिन कौन रुकते कहाँ हैं। अब इसी समय देखिए तमिलनाडु में कुछ होगा, राजमन्नार कमेटी का गठन होगा। अब मैं राजमन्नार के नोट्स लिखने जा रहा हूँ। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बाद मैंने बताया आपको राजमन्नार कमेटी आई। ये कब आई? 1969 में, जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशंस आई और फिर उनको उस लेवल पर एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उसके बाद 1969 हमने देखा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कमेटी थी। नाम क्या था? राजमन्नार कमेटी। किन के ऊपर थी ये? डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए। ये पहले ऐसे भारतीय हुए हैं जो 1948 के अराउंड मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। तो पहले ऐसे भारतीय जो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हों वो पी.वी. राजमन्नार हुए हैं। ओके, और ये उसके बाद कला साहित्य अकेडमी के को भी प्रिजाइड कर चुके हैं लंबे समय तक। ये खासियतें हैं इनकी। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसने रिपोर्ट 1971 में सबमिट की। सबसे पहले तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच के कन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करते हुए इन्होंने ये देखा कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जो यूनिटरी सिस्टम की तरफ ले जाते हैं देश को। तो उसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कॉन्फर स्पेशल पावर्स ऑन द सेंटर, जैसे कि इमरजेंसी की बात कर लें हम, वो स्पेशल पावर्स देते हैं सेंटर को। जैसे कुछ टैक्सेशन से जुड़े हुए मामले, वो भी स्पेशल पावर देते हैं। जैसे पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें भी सेंटर के पास स्पेशल पावर आ जाती है राज्यों को बनाने से लेके या राज्य को ख़त्म करने से लेके राज्यों के नाम बदलने को लेकर के। तो उससे भी पार्लियामेंट के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज। इस तरह के गवर्नर का अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट पोजीशन जैसे कि कैग और अदर अपॉइंटमेंट्स, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है सेंटर। इस तरह के प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ एक सोर्स है यूनिटरी सिस्टम का, ऐसा राजमन्नार कमेटी मानती थी कि हमें उन प्रोविजंस को पहले रेक्टिफाई करना चाहिए, उन्हें हमें यूनिटरी ट्रेंड से निकाल के फेडरल सिस्टम की तरफ लाना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली कंट्री फेडरल हो जाएगी। दूसरा इनका मानना था वन पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट।
वो ये मानते थे कि जब सेंटर और स्टेट दोनों में ही वन पार्टी रूल होता है तभी जाकर के स्ट्रॉन्ग यूनिटरी ट्रेंड्स होते हैं, क्योंकि एक ही पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकारें हैं। और ये नेचुरल सी बात है कि जो राज्य की सरकारें हैं वो उस समय केंद्र की नियम नीतियाँ और उनकी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी वो लॉज पास होते हैं पार्लियामेंट, उसकी खिलाफत नहीं करते, क्योंकि ऑल इन ऑल बैकग्राउंड में पार्टी तो एक ही है। इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी ट्रेंड होता है, क्योंकि स्टेट्स अपनी इंडिपेंडेंस की बात करते नहीं, स्टेट अपने लिए ऑटोनॉमी वहाँ पर मांगते नहीं, क्योंकि सेम पार्टी से इंस्पायर्ड होते हैं। अगर पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाएंगे, पार्टी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट जाएंगे तो पार्टी की टिकट गवा बैठेंगे, पार्टी से अपनी सदस्यता गवा बैठेंगे, तो फिर उसी पार्टी टिकट पर लड़ करके चुनाव जीत करके या तो एमएलए बने या एमपी, तो फिर वो पोजीशन भी गवा बैठेंगे, फिर राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री भी हम नहीं रह पाएंगे। तो देखिए, पार्टी आइडियोलॉजी से विपरीत या पार्टी की गाइडलाइंस के विपरीत जाएंगे तो फिर तो आप सरकार में भी नहीं रह पाएंगे। इस वजह से अपन सरकार में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हम सेम पार्टी से बिलोंग करने की वजह से केंद्र की नीतियों के विरुद्ध अपनी कोई आवाज़ रखने की कोशिश नहीं करते, राज्य होते हुए भी। इसलिए ये सिंगल पार्टी सिस्टम यूनिटरी ट्रेंड को काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। Inadequacy of states' fiscal resources and consequent dependence on the center for financial assistance। स्टेट के पास जो फिजिकल रिसोर्सेज दिए गए हैं उनकी काफ़ी इनएडिक्वेसी है, यानी कि स्टेट के जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उनकी फिजिकल सिस्टम को अगर हम देखें तो उसके लिए जो उन्हें संसाधन दिए गए हैं वो बहुत कम है। काफ़ी बड़े हद तक संसाधन जो है वो केंद्र के अधीन चले जाते हैं, जो अर्निंग के सोर्सेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, और जो खर्चे की मद है यानी कि जो एक्सपेंडिचर की हेडिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट स्टेट को दी गई हैं, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं वो स्टेट को दे दिए गए हैं, और जो खर्चे वाले सेगमेंट हैं, जो खर्चे हैं वो सारे स्टेट को दे दिए गए हैं, जो आमदनी वाले सेगमेंट्स हैं वो केंद्र के पास चले गए हैं। तो रिसोर्सेज जो हैं फाइनेंशियल वो कम आ जाते हैं स्टेट्स के पास, इसी की वजह से उन्हें फिर स्टेट से एड लेनी पड़ती है। फिर आपने ग्रांट्स इन एड का सिस्टम देखा था, चाहे फिर वो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हो या डिस्क्रिशनरी ग्रांट हो, वो एड है, वो एक तरह की सेंटर की तरफ से स्टेट्स को एड है टैक्सेस के रिसोर्सेज शेयर होने के बाद। इस तरह से फिर सेंटर जो है वो एक लेवरेज पोजीशन रखता है अपनी स्टेट्स के अगेंस्ट, और वो दोनों ग्रांट्स में से स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स में से डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के प्रोपोर्शन को बड़ा रखता है, जो कि प्लानिंग कमीशन रिकमेंड करता है। और इस तरह से सेंटर फिर अपनी 5 ईयर प्लानिंग पॉलिसी के तहत राज्यों से वही काम और वही इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए डिसीजन मेकिंग करता है जो केंद्र को लगता है कि सही है। इस तरह से फिर स्टेट्स की ऑटोनॉमी यहाँ पर एनक्रोच होती है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है सेंटर के ऊपर फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस। आई बात समझ में? द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड द रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मैंने पहले ही बताया प्लानिंग कमीशन के रोल पर प्रॉब्लम रही है, और सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग होती है पूरी कंट्री की, ये भी प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट रहा है कि स्टेट्स अपनी प्लानिंग के स्फेयर में ऑटोनोमस नहीं पाए जाते हैं खुद को, उनको लगता है कि हमें डिसीजन मेकिंग का एक स्पेस नहीं प्रोवाइड किया जाता। ओके, और सेंट्रल प्लानिंग कमीशन जो है पूरे देश भर के लिए प्लान करता है, डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो, चाहे वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात हो, चाहे रिवर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो मिनरल्स की बात हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, हर सेगमेंट के तहत 5 ईयर प्लानिंग के तहत देश चलता है, और रिसोर्सेज फिर उसी प्लानिंग के अंदर जो प्लान कंसीव किया गया है, जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स कंसीव किए गए हैं, फिर उन्हीं के तहत सभी के सभी फंड्स रिलीज होते हैं सेंटर से स्टेट को। और ये एक इनकरेक्ट मेथोडोलॉजी है, क्योंकि उस प्लानिंग कमीशन में हमारा से यानी कि राज्यों का से उतना होता नहीं है, और दूसरी बात वो प्लानिंग कमीशन कम्प्लीटली नॉन स्टैट्यूटरी है, और वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के आशीर्वाद पे बनता है, और केंद्र सरकार की ही नीतियाँ और सोच वहाँ पर चलती है। तो दैट इज़ नॉट गुड। तो ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए गए, इनको रेक्टिफाई करना होगा। वही बातें हम तब से कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनएडिक्वेट हैं, प्लानिंग कमीशन का रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, उन्हीं का जिक्र यहाँ पर आपको दिखा है, वन पार्टी रूल। अब सुधार क्या दिए गए रिकमेंडेशन, सिर्फ वही बात, इंटरस्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 के तहत इंटरस्टेट काउंसिल बनाएं, सेम रिकमेंडेशन। देखिए दोनों बार रिकमेंडेशन रिपीट हो गई, तो ये इंटरस्टेट काउंसिल कितनी इंपॉर्टेंट होगी, तो फिर हमें इसे पॉलिटी में पढ़ना भी है, और ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में भी महत्वपूर्ण है। फिर जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम कहते हैं सारी पॉलिटी पढ़ी, ये नहीं पढ़ा। ये कितनी महत्वपूर्ण थी आपने समझा नहीं, इसलिए उसे पढ़ा भी नहीं। फाइनेंस कमीशन शुड बी टेकन मेड अ परमानेंट बॉडी, फाइनेंस कमीशन को शुड बी टेकन क्या लिख दिया, शुड बी मेड, फाइनेंस कमीशन शुड बी मेड अ परमानेंट बॉडी। मैंने पहले ही बताया कि फाइनेंस कमीशन को एक परमानेंट बॉडी बनाइए, क्योंकि आर्टिकल 280 के तहत वो प्रोविजन तो गिवन है फाइनेंस कमीशन का, वो एक परमानेंट बॉडी नहीं है। उसे प्रेसिडेंट बनाते हैं अपनी इच्छा अनुसार, वो चाहे तो 5 वर्ष पे बना देते हैं या 5 वर्ष से पहले भी बना सकते हैं, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। उनकी जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी कैरेक्टर की होती हैं, वो मैंडेटरी कैरेक्टर की नहीं होती हैं। और फाइनेंस कमीशन के तहत अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट कर रहा है, तो एक तरह से सेंट्रली अपॉइंटेड ही माना जाता है, तो उसे एक परमानेंट बॉडी के तौर पर बनाएं।
ये तय किया जाए कि वो इतने इतने साल पर हर साल हर 5 साल परमानेंटली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड है उसे अपॉइंट करने को लेकर के। जब वो परमानेंट होगा तो उनकी अपॉइंटमेंट की और उनके निकलने की कंडीशंस और शर्तें भी मेंशन की जाएंगी। इससे फाइनेंस कमीशन को एक ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगी। और जब एक परमानेंट बॉडी होगी तो हम ये भी तय कर पाएंगे कि स्टेट्स का स्टेक्स उसमें कैसा होगा, स्टेट उसमें कैसे रिप्रेजेंट होंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स का शेयर रिप्रेजेंट होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें भाग लेते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इसी तरह से अगर फाइनेंस कमीशन एक परमानेंट बॉडी के तौर पर एग्जीक्यूट होगा तो फिर हम ये तय कर पाएंगे कि राज्यों को उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे प्रोवाइड करना है, उसका चेयरमैन कैसे नियुक्त किया जाएगा, फाइनेंस कमिश्नर कैसे नियुक्त हो रहा है, और उसका टेन्योर कितना पक्का रहेगा, उसको निकालने की सर्विस, क्योंकि टेन्योर फिक्स कर दिया तो निकालने की कंडीशंस फिर आ जाएंगी ना कि उसे निकाला कैसे जाएगा। और टेन्योर फिक्स कर दिया तो केंद्र